चलिए। सर से स्टॉप करने को बोले क्या? ठीक। A very good evening and a warm welcome on today's webinar on managing diabetes in hospitalized patients. Clernet is proud to be associated with Uttar Pradesh Diabetes Association as a digital partner. Clernet is now I am going to play Clernet's video. Please have a look. आपका वीडियो चल नहीं रहा? क्या भाई नरसिंह वर्मा जी, यही टॉक ही शुरू कर दें? क्या करें, ये लोग तो अभी अपना वीडियो नहीं चला पाए। हाँ, What happened? Yeah. लेट हो रहा है मैडम। Sir, it's a आप इसको बाद में चला technical दीजिए, बाद में दिखा देंगे। online. बाद में दिखा देंगे, आप शुरू करिए। छोड़ देते हैं, बाद में दिखा दीजिएगा, शुरू करिए। अब उन्होंने क्या शुरू करना, आप शुरू करो ना। So I think we are going to start. I invite Dr. Sanjay Arora. Now I will hand over the session to Dr. Sanjay Arora sir. Sir is an MD in medicine, member of CSI, member UPDA, RSSDI, fellowship in diabetes, CMC Vellore Diabetes India, fellow UPDA, join. Thank you so much. Thank you very much for the So a joint secretary API Lucknow, chapter secretary UPA. Now I like a session to थैंक यू वेरी मच। आप सबका उत्तर प्रदेश डायबिटिक एसोसिएशन की पाठशाला में स्वागत है। आज हमारे साथ, हमारे प्रेसिडेंट के साथ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे एक्स प्रेसिडेंट अच्छी तिगड़ी बनेगी है। और आज डिस्कशन हो रहा है डायबिटीज मैनेजमेंट इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज अग्रवाल इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, विद आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर नरसिंह वर्मा। Dr. Soni is our ex-president, a very dynamic leader from Noida, Yatharth Hospital, and has been a very dynamic and very active president who gave us a good contribution towards the conferences.
Over to Dr. Narasimha Verma. Thank you, Dr. Sanjay. First of all, I would like to welcome our ex-president, Dr. M.K. Soni. I think whole India knows Dr. Soni very well, but still, his very short introduction. He is MD FRCP Glasgow, FRCP USA, FICP, FIACM, Senior Consultant and Head Department of Internal Medicine at Yatharth Super Specialty Hospital, Greater Noida. Sir, I have been Vice President of API National Body, past President of UP Diabetes Association, past Chairman RSSDI UP Chapter, past President Indian Association of Clinical Medicine, Principal Guide for DNB Internal Medicine, Regional Faculty for Public Health Foundation of India, and he has more than 25 chapters and articles in various books, medicine updates and journals. So I invite Dr. N.K. Soni sir for today's deliberation. इसके बाद जब सर अपनी बात कह चुकेंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे, जो सर अपना प्रेजेंटेशन देंगे उसी पर। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने प्रश्न तैयार रखिए और इसके बाद डॉक्टर पंकज अग्रवाल और मैं डॉक्टर सोनी से प्रश्न पूछेंगे और जो उनका आज का प्रेजेंटेशन है वही आज का विषय होगा। डॉक्टर सोनी सर। आप सबका आज शाम को बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश डायबिटिक एसोसिएशन की ये पाठशाला ये हमें मातृभाषा में बोलनी है, पूरी तरह मातृभाषा में। लेकिन मुझे शुरुआत का बड़ा सुखद अनुभव नहीं हुआ जब हमारे सचिव और हमारे प्रधान दोनों ने अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। शुरुआत तो वहीं से होनी थी कि जहां हमारा सचिव भी हमारा आगमन, हमारा स्वागत हिंदी में करता और जहां हमारे प्रधान भी एक मिसाल कायम करते, वो भी हमारा स्वागत हिंदी में करते, कहीं ज्यादा अच्छा लगता। खैर, आगे ध्यान रखिएगा। और मैं सब अपने मित्रों का, अपने प्रधान नरसिंह वर्मा जी का, अपने सचिव संजय अरोड़ा जी का इस शाम को स्वागत करता हूं। शुरुआत की थोड़ा सा हिच ये इंटरनेट के माध्यम से ये थोड़ा बहुत रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे 20 मिनट हम लोग इन सब को, पूरा प्रेजेंटेशन को और सारे वार्तालाप को एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश डायबिटिक एसोसिएशन की डायबिटीज की पाठशाला, और आज इस पाठशाला का शीर्षक है कि अगर मरीज अस्पताल में भर्ती हो और उसकी शुगर बढ़ी हुई हो तो हम उस शुगर को कैसे कंट्रोल करें, उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और किस किस तरह से उस पर आगे हमें कार्य करना चाहिए जिससे कि नतीजा अच्छा हो, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो और उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम से कम हो। तो मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है ये 3-4 सेटिंग्स 5 में रहेगा। मैं भी इसको जल्दी जल्दी ही खत्म करना चाहूंगा कि जहां हमें सबसे पहले ये देखना कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बढ़ी हुई शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया हमारी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में कितना है, कितना कॉमन है, ये हमें देखना है। किस तरह से हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरग्लाइसीमिया को अपनी क्रिटिकल सेटिंग में हम देख के चलते हैं, कैसे नापते हैं, हम कैसे अगर आईवी इंसुलिन, इंट्रावीनस इंसुलिन दे रहे हो तो उससे अगर जब हम मरीज को अपने आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करेंगे, कम क्रिटिकल होगा तो किस तरह से उसे सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे हमें शिफ्ट करना है, और किस तरह से हमें जब मरीज की सेहत थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएं, इन्फेक्शन कम हो जाएं, किस तरह से हमें नॉन क्रिटिकली इल जब वार्ड में पेशेंट हो तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। और आखिर में ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम मरीज की अस्पताल से छुट्टी करें तो हम फिर क्रिटिकल यूनिट से निकल के वार्ड में आए, वार्ड में आके हम डिस्चार्ज करें तो उसका किस तरह से हम ट्रीटमेंट लिखें, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये आज मेरे टॉपिक का सारांश है। चलिए देखते हैं कि इसमें हाई शुगर
कितना कॉमन रहता है हमारे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में, और ये किस तरह से मरीज के ठीक होने को इफेक्ट करता है। हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं इस बात को कि हाई ब्लड शुगर हो तो वो पेशेंट के ठीक होने को बहुत हद तक इफेक्ट करता है, उसकी मृत्यु दर को बढ़ाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है, उसकी लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन उसे अस्पताल में रहना है, वो बढ़ता है। और इन सब से हर मुद्दे पर असर पड़ता है, चाहे वो मेंटल मेकअप हो, चाहे फिजिकली कितना उसे दिक्कत हो रही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल कॉस्ट के इकोनॉमी जरूर जेब पे असर करती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शुगर को टाइट कंट्रोल करके चलें और देख के चलें, किसी भी तरह से उसको टाइट कंट्रोल में रखना है जिससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो, मरीज का स्टे हॉस्पिटल में कम हो और जल्दी ही उसकी छुट्टी होकर घर जा सके। जो हाई शुगर का लेवल है या हाइपरग्लाइसीमिया है, वो पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइज में अगर हुआ है तो वो दो तरह से हो सकता है। एक, जहां पर वो पहले से ही डायबिटिक है और फिर आया है, उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या उसको पहले से इन्फेक्शन है। दूसरा, शायद उसको मालूम ही ना हो लेकिन इन्फेक्शन है, एक बार आया है हॉस्पिटल में और उसके बाद पहली बार डायग्नोज हुआ है। तो इस तरह से हम मरीज को जो हॉस्पिटल में आके उसकी हम ब्लड शुगर चेक करें और वो बढ़ी हुई हो, तो हम तीन तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक, जो पहले से डायबिटिक हो। दूसरा, जिसको मालूम ही ना हो कि पहले से डायबिटीज है, लेकिन जब वो आया और उसके टेस्ट हुए तब उसे पता लगा कि उसे डायबिटीज है। और तीसरी कैटेगरी है स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, यानी अगर मरीज जब हॉस्पिटल में आया है तो उसको इतना स्ट्रेस रहता है, इतना तनाव रहता है कि उसकी वजह से जो हार्मोन्स वगैरह बॉडी में सेक्रिएट होते हैं, कैटेकोलामीन्स सेक्रिएट होते हैं, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी रहती है, उससे उसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ जाती है। तो किस तरह से हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के उपचार में अंतर आ जाएगा। तो अगर पहले से किसी मरीज को डायबिटीज है और वो आया है, तो हम उसकी हिस्ट्री से पता कर सकते हैं कि उसको पहले से ही शुगर है, शुगर की दवाई ले रहा है और उसकी वजह से फिर उसे कॉम्प्लिकेशन हुई है, हॉस्पिटल में आया है, तो हमें निश्चित तौर पे उसको देख के उसकी ब्लड शुगर बहुत टाइट कंट्रोल करनी है, तभी हम कॉम्प्लिकेशन और उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पहले से जिसको पता ही ना हो, उसमें हम देखते हैं कि कब अगर एडमिशन के टाइम पे उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर या तुरंत जो करी है रैंडम ब्लड शुगर 200 के ऊपर है, तो चाहे उसे ना मालूम हो और उसके बाद हम HbA1c करके देखें, अगर वो 6.5% से ज्यादा है, तो हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि उसे पहले से शुगर रही है, शायद इसे मालूम नहीं रहा और इसलिए जब कॉम्प्लिकेशन हुए हॉस्पिटल में आया तो उसको पता लग गया। तो HbA1c हमारे लिए एक गाइडलाइन बना देता है कि उसको कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले से ब्लड शुगर उसकी बढ़ी हुई है। तीसरा है स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने जैसे बताया कि मरीज अगर आए तो उसको तनाव हो, उसको तनाव की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, कैटेकोलामीन्स है, तो उसमें भी ब्लड शुगर भले ही रैंडम ब्लड शुगर 200 के ऊपर है, लेकिन अगर हम उसका HbA1c करते हैं तो वो 5.7% से नीचे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसे पहले से कहीं भी हाइपरग्लाइसीमिया या बढ़ी हुई शुगर नहीं थी। और जब हम डिस्चार्ज करें तब भी जब उसका स्ट्रेस या तनाव कम हो जाए तो उसकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। तो ये 3 कैटेगरीज हो जाती हैं, जो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक है, जो पहले से ना मालूम हो लेकिन वहां फर्स्ट टाइम हो, उनमें HbA1c अधिक होगा, और जो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया जो आने से तनाव से हैं, उनमें HbA1c नॉर्मल रेंज में होगा। तो इस तरह से हमारा पेशेंट का आउटकम भी बदल जाता है और उनके ठीक होने का चांसेस भी बेटर हो जाते हैं। और अगर हम ये देखें, ये स्टडी है जो कि काफी साल पहले पब्लिश हुई थी एक बड़े इंपॉर्टेंट जर्नल में, जिसने ये बताया कि
कि बढ़ी हुई शुगर का, अगर बढ़ी हुई शुगर के साथ मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसमें किस तरह से उसके आउटकम पे फर्क पड़ता है। कि अगर उसकी शुगर नॉर्मल है, उसके कंपैरिजन में जिसको जो नॉन डायबिटिक है वो उसकी मृत्यु दर कहीं डबल के करीब हो जाती है नॉर्मल ग्लाइसीमिया वाले के। और अगर पहली बार उसे पता लगा है, इसका मतलब उसका काफी टाइम से शुगर बढ़ी हुई थी, जो उसको नहीं ज्ञान हुआ, उसका मृत्यु दर कहीं ज्यादा 16% पे पहुंच जाता है। तो ये करीब 10 गुना बढ़ जाता है नॉर्मोग्लाइसेमिक के। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शुगर को चेक करके, HbA1c को चेक करके इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो पहले से डायबिटिक है कि नहीं है। उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट पार्ट भी शुरू करें। तो देखते हैं कि कैसे डायग्नोसिस और हम कैसे ये पहचान कर सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया या बढ़ी हुई शुगर या नॉन डायबिटिक है पेशेंट का। तो ये एक कुछ गाइडलाइंस हैं, नंबर्स हैं जो ये बताती हैं कि इन हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आया है तो उसकी ब्लड शुगर, अगर रैंडम ब्लड शुगर जो जिस समय आया है उसकी 140 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा है, 150 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो डायबिटिक है और उसके इलाज की जरूरत है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम A1C उसका कराते हैं और वो 6.5 से 7% के करीब है या इससे ज्यादा है, तो ये बताता है कि उसको हॉस्पिटल आने से पहले वो पुराना डायबिटिक है, भले ही वो दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसलिए A1C टेस्टिंग ये काफी यूजफुल रहती है, काफी सहायक रहती है, जो कि हमें ये बताने में कि ये नया डायबिटिक पेशेंट है या इसको स्ट्रेस की वजह से है या इसका डायबिटीज कंट्रोल कितना अच्छा है, और इसी हिसाब से हम उसके ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। हम कैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं अगर पेशेंट एक बार एडमिट हो जाए? हम कैपिलरी ब्लड शुगर के द्वारा उसकी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते हैं ग्लूकोमीटर से। हमें एक साइट और एक डिवाइस वही यूज करनी चाहिए। ग्लूकोमीटर जो हम एक बार यूज करें उसके कैलिब्रेशन के बाद हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि रीडिंग एक यूनिफॉर्म उससे मिले। उसी हिसाब से हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कब कब करनी चाहिए कि जो मरीज खाना खा सकता हो उसका टेस्ट हम बिफोर मील्स करें। हम उसके खाने से पहले, चाहे ब्रेकफास्ट से पहले, चाहे दोपहर के भोजन से पहले या रात के भोजन से पहले करें। नो अर्लियर देन 1 आवर बिफोर मील्स, यानी खाने से ज्यादा 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, जिससे कि हम अगर उसको दवाई इंसुलिन वगैरह दें तो उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो खाना खाने की स्थिति में हो, उसका खाना तैयार हो। और एक बार हमें बेड टाइम पे उसकी ब्लड शुगर जरूर देख लेनी चाहिए जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो। वो मरीज जो कि एंट्रल न्यूट्रिशन या NPO है, यानी मुंह से कुछ नहीं ले रहे, उनके लिए हमें 4 से 6 घंटे पे ब्लड शुगर चार्टिंग करनी चाहिए। हमें ज्यादा जल्दी 4 से 6 घंटे से भी जल्दी करनी चाहिए उन लोगों में जिनमें जो कि कंटिन्यूअस इंसुलिन इन्फ्यूजन CII यानी लगातार इंसुलिन इन्फ्यूजन पे हो, या वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हो, या उनका पैरेंटल न्यूट्रिशन एकदम से रोक दिया गया हो, या जिनको बार बार हाइपो हो रहा हो, शुगर उनकी कम हो रही हो, उनमें हम ब्लड शुगर चार्टिंग चाहे 2 घंटे पे या 1 घंटे पे, ये मरीज की स्थिति और आपके एक प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल रहता है ICU वगैरह का, उस पर निर्भर करता है कि आप 1 घंटे या 2 घंटे पे उसकी टेस्टिंग करें। तो ज्यादा सीरियस पेशेंट्स में 1 या 2 घंटे पे, जिनका एंट्रल न्यूट्रिशन चल रहा हो 4 से 6 घंटे पे, और जो मुंह से ले रहे हो उनका भोजन से पहले और बेड टाइम। इस तरह से हम शुगर की चार्टिंग देख के
हम इंसुलिन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी स्लाइड है, जिसका नंबर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम आईसीयू या नॉन आईसीयू, चाहे वो आईसीयू में हो या आईसीयू के बाहर वार्ड में हो, ये लैंडमार्क ट्रायल में नाइस शुगर और एडीए रिकमेंडेशन रही है कि आईसीयू सेटिंग में हमें ब्लड शुगर टारगेट जो रखना है 140 से 180 के बीच में रखना है। अगर आईवी इंसुलिन चल रही है तो 140 से नीचे जाएगी तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन कम करना है, 180 से ऊपर जाएगी तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन के रेट को बढ़ाना है। इसी तरह से अगर वार्ड में पेशेंट है जो इतना क्रिटिकल नहीं है, फास्टिंग का हमें टारगेट रखना है 80 से 120 के बीच में, 80 से नीचे ना जाए। नॉर्मल हम फास्टिंग को उसमें वहां से लेके चलते हैं 110 तक, आप थोड़ा लिबरल होके चलें, थोड़ा सा लचीलापन रखें तो 120 तक। जो प्री मील्स हम लंच से पहले और डिनर से पहले करें वो 140 से नीचे होनी चाहिए, जो खाना खाने के बाद हो वो 180 से नीचे होनी चाहिए, यानी 200 से नीचे नीचे रहे। तो ये क्राइटेरियाज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चाहे आईसीयू में 140 से 180, यहां पर भी 140 और 180 है, फास्टिंग की हमारे 100, 110, 120 तक रहनी चाहिए। स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम इस पर भी आएंगे, जिसमें कि थोड़ा हमारा क्राइटेरिया लचीलापन हो सकता है, और ये है स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो एक पेशेंट हुआ जो क्रिटिकली इल है, आईसीयू में है, एक पेशेंट हुआ जो वार्ड में है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहां ऑपरेशन से पहले या पैरेंटल न्यूट्रिशन पे या स्टेरॉइड थेरेपी पे या उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे किडनी से या ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या पेरीपार्टम जो है वो डिलीवरी से पहले, तो ये कुछ एक ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जहां पर हम थोड़ा लचीलापन रखते हैं और शुगर को थोड़ा सा ज्यादा की तरफ रखते हैं, जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, जिससे कि मरीज हाइपो में ना चला जाए। लेकिन एक बात जरूर याद रखने की है कि इंटेंसिव ग्लूकोज कंट्रोल बहुत तेजी से अगर हम कंट्रोल करते हैं तो इससे कई बार ब्लड शुगर बहुत लो हो जाती है, और ये लो ब्लड शुगर कई बार जानलेवा हो जाती है। तो मॉडरेट या सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत ज्यादा, ये दोनों एक ये डेथ रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए इंटेंसिव ग्लूकोज लोअरिंग नहीं होनी चाहिए। एक प्रिंसिपल जो याद रखना चाहिए वो ये है कि हमें स्टार्ट लो एंड गो स्लो, कि हमें थोड़ा कम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे कि शुगर कंट्रोल चले, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। मैं फिर उसी स्लाइड पे आऊंगा कि ये नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं कि क्रिटिकल केयर में 140 से 180, नॉन क्रिटिकल में फास्टिंग पे 120 से नीचे, और प्री मील 140 और पोस्ट मील 180 से नीचे। तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कैसे हम मैनेज करते हैं? इंसुलिन, इंसुलिन और इंसुलिन, इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस है, ये हमेशा हमें याद रखना है। इंसुलिन का गोल क्या हमारा रहता है? फर्स्ट गोल हमारा ये रहता है कि हम ग्लूकोज टारगेट को जल्दी से जल्दी हम सीमा तक ले आए, हम उसके अंदर तक ले आए, और जिससे कि लो शुगर और हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस मिनिमम रहे। ये हमारा एक गोल रहता है। इसमें इंसुलिन ही सबसे कारगर दवा है। एक बार जब मरीज भर्ती हो जाता है हाई शुगर से, तो हम या तो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से और या सबकुटेनियस इंसुलिन देके हम एक उसके प्रोटोकॉल और शुगर की चार्टिंग के हिसाब से ब्लड शुगर को कंट्रोल करके चलते हैं। ज्यादातर जो एल्गोरिदम्स हैं कंट्रोल करने के लिए, वो ये कहते हैं कि हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हॉस्पिटलाइज पेशेंट में अवॉइड करके चलें, हम उसको हटा के चलें, क्योंकि इन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का काम काफी देर तक रहता है, जिससे कि कई बार शुगर लो हो जाती है, और हमें इंसुलिन या इंसुलिन एनालॉग से ही कोशिश करनी चाहिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सो
इन सब कारणों से इंसुलिन हमेशा एक प्रिफर्ड एजेंट और ड्रग ऑफ चॉइस है शुगर कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। हम किस तरह से, ये मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली इल पेशेंट में 140 से 180, इसमें हम इंसुलिन इन्फ्यूजन दे के चलते हैं। इंसुलिन इन्फ्यूजन 180 से ऊपर शुगर हो तो हमें शुरू कर देनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड शुगर 140 से 180 के बीच में चले, और अगर ब्लड शुगर 110 के नीचे है तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन नहीं देना चाहिए। जो वार्ड में पेशेंट हैं उनके लिए यही है कि खाने से पहले 140 और खाने के बाद या मैक्सिमम 180 से नीचे। जो सबकुटेनियस इंसुलिन देते हैं उनमें बेसल इंसुलिन, न्यूट्रिशनल और मील टाइम इंसुलिन और करेक्शनल डोज, बेसल बोलस, इसके बारे में थोड़ा आगे जिक्र करके चलेंगे। तो किस तरह से शुगर को क्रिटिकली इल में कंट्रोल करें, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, डिगामी, वांडेनबर्ग, पोर्टलैंड प्रोटोकॉल, मार्कोवेज, ड्यूक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कोई भी आप यूज करें जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग इसमें प्रोटोकॉल्स हैं जहां पर वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन मापदंड वही है कि 140 से 180 के बीच में। तो ज्यादातर क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए हम इंसुलिन इन्फ्यूजन चालू करके चलते हैं। ब्लड शुगर को 180 से ऊपर नहीं जाने देते, उसमें हम इंसुलिन इनिशिएट करते हैं। एक बार इंसुलिन शुरू हो जाए, आईवी इंसुलिन शुरू हो जाए, तो 140 से 180 के बीच में हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। कैसे हम शुरू करते हैं? हम रेगुलर इंसुलिन से शुरू करते हैं। रेगुलर इंसुलिन 0.1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट। अगर से ब्लड शुगर अगर 300 के ऊपर है तो हमारा इन्फ्यूजन टाइप इनिशिएशन जो रहेगा उसमें ब्लड शुगर को हम 100 से डिवाइड कर दें तो उसमें हमारा रेट ऑफ इन्फ्यूजन आ जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट की ब्लड शुगर 230 मिलीग्राम परसेंट है तो 2.3 यूनिट पर आवर, उसको हम 230 को 100 से डिवाइड करें तो 2.3 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से हमारा पहला जो इन्फ्यूजन रेट है वो शुरू होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे 1 ml इंसुलिन इन्फ्यूजन की ड्रिप में 1 यूनिट इंसुलिन होता है, तो रेट हमारी डिसाइड हो जाती है 2.3 ml पर आवर या 2.5 यूनिट्स पर आवर। इस हिसाब से हम इंसुलिन इन्फ्यूजन की रेट को ब्लड शुगर की रीडिंग के हिसाब से 100 से डिवाइड करके पर आवर के हिसाब से उसका रेट सेट कर सकते हैं। कैसे हम बनाते हैं इंसुलिन इन्फ्यूजन? कि हम रेगुलर इंसुलिन 50 यूनिट को 50 ml नॉर्मल सलाइन में डालें और उसको इन्फ्यूजन सेट में 50 ml के इन्फ्यूजन सेट में चालू कर दें। इन्फ्यूजन सेट हमारा इंट्रावीनस इन्फ्यूजन सेट हर हॉस्पिटल में लगभग अवेलेबल रहता है। हम रेगुलर इंसुलिन यूज करते हैं। हम शुगर को 140 से 180 के बीच में मेंटेन करते हैं। इन्हीं पहले हम 15 से 20 ml सॉल्यूशन को फ्लश कर दें जिससे प्लास्टिक ट्यूबिंग जो है वो इंसुलिन से सैचुरेट हो जाए, और उसके बाद हम डोज को इस तरह से एडजस्ट करें कि ब्लड शुगर लेवल 140 से 180 के बीच में चले। हम कैपिलरी ब्लड शुगर से मॉनिटर करते हैं। सीरम पोटेशियम भी बीच बीच में मॉनिटर करके चलना चाहिए। तो हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं इंसुलिन इन्फ्यूजन रेट? हम कैपिलरी ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज को आवरली 1 घंटे पे या 2 घंटे पे उसे मेजर करते हैं। हम इस समय का कैपिलरी ब्लड शुगर, पहले वाला कैपिलरी ब्लड शुगर, करंट रेट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन और रेट ऑफ चेंज, ये 4 क्राइटेरिया हैं जिससे कि हम इंसुलिन इन्फ्यूजन की रेट को कंट्रोल करते हैं। कि अगर ब्लड ग्लूकोज पहले के ब्लड ग्लूकोज लेवल की पहली रीडिंग से ज्यादा है तो इन्फ्यूजन रेट बढ़ाना है। अगर ब्लड ग्लूकोज 30 मिलीग्राम परसेंट पहले की रीडिंग से कम हुआ है तब भी हमें थोड़ा ब्लड ग्लूकोज रेट को बढ़ाना है।
अगर 30 मिलीग्राम % से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल गिरा है और वो ब्लड शुगर लेवल 180 से कम आ रहा है, 1 घंटे बाद हम टेस्ट करते हैं, तो हमें इन्फ्यूजन रेट को कम करना है। इस तरह से हम इंसुलिन इन्फ्यूजन रेट को रेगुलेट करते हैं। एक जरूर है कि ऐसे में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे ज्यादा लो शुगर होने का डर रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया जब ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे हो जाए तो हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन बंद कर देना चाहिए। अगर मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं तो हमें 25% डेक्सट्रोज शुरू करना चाहिए। किस तरह से हम हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करें कि ब्लड ग्लूकोज अगर 40 मिलीग्राम % है तो 100 में से 40 घटाइए और उसे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उससे जो आपका नंबर आएगा उतना आप 25% डेक्सट्रोज दे के चलेंगे। तो इन फैक्ट अगर ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम % से कम है तो 25% डेक्सट्रोज देना है। अगर ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम % से ज्यादा है 30 मिनट में फिर नापिए। अगर अभी 90 मिलीग्राम % से ज्यादा है, सिर्फ इतना ही है 90 मिलीग्राम % तक, तब भी इंसुलिन उसमें जो है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन चलाइए। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 140 मिलीग्राम % से ज्यादा हो रहा है तो आप डेक्सट्रोज बंद कर दीजिए। इंसुलिन इन्फ्यूजन को कम रेट पे 50% कम रेट पे फिर से शुरू करके और शुगर को कंट्रोल करके रखिए 140 से 180 के बीच में। तो हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया का आईवी इंसुलिन में क्रिटिकल केयर में ध्यान रखना है और इसलिए 1-1 घंटे पे टेस्ट करके उसको मॉनिटर करके चलना है। अब मरीज अगर पहले से ठीक हो जाता है तो हम आईवी इन्फ्यूजन हटा के किस तरह से उसे सबकुटेनियस पिलाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसको देखना चाहिए कि अगर हम इफेक्टिव लेवल इंसुलिन का बना के रखें, इसके लिए हमें शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन सबकुटेनियस 1 से 2 घंटा पहले दे देनी चाहिए, एक शॉट, तब हम इंसुलिन इन्फ्यूजन को हटाएं। क्योंकि अगर इंसुलिन इन्फ्यूजन हम हटा देंगे और सबकुटेनियस से उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी। घटती बढ़ती ब्लड शुगर लेवल उतना ही नुकसानदेह है जितना कि बढ़ी हुई ब्लड शुगर का। तो इसलिए ये वैक्सिंग वेनिंग या घटाओ बढ़ाओ हमें रोकना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अगर हम आईवी इंसुलिन बंद करके सबकुटेनियस पिलाना चाहते हैं, मरीज पहले से स्टेबल है, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन सबकुटेनियस हम 1 या 2 घंटा पहले लगा दें, 10 यूनिट या 12 यूनिट, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद तब हम आईवी इंसुलिन को रोकें। अगर हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देना चाहते हैं मरीज को, हम रैपिड एक्टिंग नहीं देना चाहते, तो हमें 2 से 3 घंटा पहले एक शॉट दे देनी चाहिए, तब हमें आईवी इन्फ्यूजन रोकना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकें और उसमें हाइपरग्लाइसीमिया न बने। क्या चॉइस ऑफ इंसुलिन रहती है हमारी, कौन सी इंसुलिन हमें यूज करनी चाहिए, रेगुलर या ह्यूमन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग और इंसुलिन एनालॉग्स। ये ध्यान रखना है कि आईवी इंसुलिन की हाफ लाइफ 5 मिनट से कम रहती है। इसीलिए ये जरूरी है कि जब आप सबकुटेनियस पे शिफ्ट करो तो रेगुलर या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग 1 से 2 घंटा पहले दो, तब आप आईवी इन्फ्यूजन बंद करो। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 2 से 3 घंटा पहले एक शॉट दे दो, तब आईवी इन्फ्यूजन आप बंद करो, क्योंकि आईवी इंसुलिन की हाफ लाइफ 5 मिनट से भी कम रहती है और उसमें तुरंत उसका जो है लेवल खत्म हो जाता है और शुगर बढ़ने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्रिटिकल पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया मैनेज करने में ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद पेशेंट आता है जब वार्ड में शिफ्ट हो जाए। जब वार्ड में शिफ्ट हो जाए तो उसकी कैसे हम कंट्रोल करें, तो स्लाइडिंग स्केल जो जनरली यूज करते हैं हम, वो रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड है वो बेसल बोलस थेरेपी है,
चाहे आप रेगुलर से या लॉन्ग एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन से उसमें वहां से करें। स्लाइडिंग स्केल क्यों मना किया जाता है? क्योंकि कई सारे मेडिकल आर्टिकल्स ने ये कह दिया कि स्लाइडिंग स्केल इंपॉर्टेंट नहीं यूज होना चाहिए। स्लाइडिंग स्केल उस समय के हाइपरग्लाइसीमिया को इतना कंट्रोल नहीं कर पाती, इससे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हम जब सबकुटेनियस इंसुलिन देते हैं तो वो हाइपरग्लाइसीमिया होने के बाद देते हैं। तो सबकुटेनियस इंसुलिन जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, हम देखते हैं कि 250 शुगर हो गई तो इतने यूनिट दे दो, तो 250 शुगर अगर आधे घंटे भी रह गई, पौने घंटे भी रह गई, तो उसने मरीज को काफी नुकसान कर दिया। तो इसीलिए ये जो वैक्सिंग वेनिंग उतार चढ़ाव है शुगर का, वो भी उतना ही नुकसानदेह है। इसीलिए स्लाइडिंग स्केल को इतना रिकमेंड नहीं करते। जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन है कि हमें बेसल इंसुलिन यूज करनी चाहिए, और अगर उससे कंट्रोल 24 घंटे की नहीं होती तो हमें न्यूट्रिशनल इंसुलिन यूज करनी चाहिए, जो कि हम लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले या डिनर से पहले दें, और बीच में कहीं करेक्शनल इंसुलिन देनी हो तो वो देनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होता है वो कहीं भी किसी भी गाइडलाइन को देखें तो ज्यादातर प्रोटोकॉल्स इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि बेसल बोलस इंसुलिन थेरेपी कहीं ज्यादा ठीक है बजाय स्लाइडिंग स्केल के। ये है बेसल बोलस इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स, कि जहां बेसल इंसुलिन हम दें तो उस वो एक लेवल इंसुलिन का बना के रखती है, और बोलस इंसुलिन मील्स से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, वो इनके अर्ली पीक को, जो खाना खाने के बाद इंसुलिन का जो है कमी होती है और शुगर बढ़ने लगती है, उसको कंट्रोल करके रखती है। तो हमेशा बेसल बोलस थेरेपी कहीं ज्यादा कारगर है पूरे 24 घंटे में शुगर कंट्रोल रखने के बजाय इसके के स्लाइडिंग स्केल की। मेरी 2-3 सिर्फ स्लाइड बची हैं। तो जितना भी करंट एविडेंस है, ये सब गाइडलाइंस ये सब सपोर्ट करती हैं कि बेसल बोलस रिजीम कहीं ज्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके के सबकुटेनियस स्लाइडिंग स्केल वाला, और इससे हाइपोग्लाइसीमिया भी कम होता है। और ये तरीका है जिसमें आईवी इन्फ्यूजन से हम सबकुटेनियस पे लाएं तो हम उसको यूज करें। और ये कई तरह की इंसुलिन हैं, रैपिड इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इनका सब यूज हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट में करते हैं। ये सब आपको चार्ट कहीं भी मिल जाएगा जिसमें आप फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स देख के उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और उसका जो है पीक, तो 3 चीजें हम इंसुलिन थेरेपी के लिए हमें जरूरी होती हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितनी देर में एक्शन शुरू होता है, कितनी देर में उसकी पीक बनती है, और कितनी देर तक उसका एक्शन चलता है। ये 3 चीजें डिफरेंट इंसुलिन की अगर हमें मालूम हो तो उस हिसाब से हम कंट्रोल करके एक बेहतर कंट्रोल ग्लाइसीमिया का कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को जरूर देख के चलना चाहिए, और हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ना हो तभी मरीज जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा रहता है। तो डिस्चार्ज के समय अगर हम देखें कि मरीज का A1C 7% से कम है तो हम उसको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। अगर उसका 7% से 9% के बीच में है, ये ब्रॉड क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल ऐसा फर्म रूल नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड क्राइटेरिया है कि अगर 7% से 9% से ज्यादा उसका A1C है तो हम एक बेसल डोज और बाकी जो है ओरल एजेंट से करें। और अगर उसका A1C डिस्चार्ज के टाइम पे 9% से ज्यादा है तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि उसे इंसुलिन जरूर दें, चाहे बेसल बोलस इंसुलिन पे करें। तो 7% से कम, 7 से 9% से ज्यादा, ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूं कि हर क्लिनिशियन को पहले साइंटिस्ट और बाद में आर्टिस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज करना चाहिए ट्रीटमेंट को। हर मरीज का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, तो वो आपको अपने आप डिसाइड करना है। तो मैं इस लास्ट स्लाइड से अपने कहने को खत्म करूंगा कि आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि हाई ब्लड शुगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बहुत कॉमन है। सब हॉस्पिटलाइज पेशेंट जितने हैं उनकी शुगर जितनी कंट्रोल चले उतना ही जल्दी उनकी रिकवरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इज दैट सबसे पावरफुल एजेंट जो शुगर कंट्रोल करने के लिए है वो इंसुलिन है। बेसल बोलस प्रिफर्ड रहता है, स्लाइडिंग स्केल को इतना प्रेफरेंस नहीं मानते। हाइपोग्लाइसीमिया से बच के चलना चाहिए। जो इंसुलिन इफेक्टिव इंसुलिन ट्रीटमेंट हो उससे आईसीयू आउटकम अच्छा रहता है, उससे पोस्ट एमआई पेशेंट जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये सब मोटी मोटी गाइडलाइंस थी मेरे दोस्तों। उसके अलावा आपको अपनी नॉलेज, अपना आर्ट, अपना कंट्रोल करने का जो है जज्बा और मरीज का रिस्पॉन्स, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तभी आप मरीज को एक अच्छी लाइफ आगे देखने में सक्षम होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें सक्षम हो। और आगे थोड़ा सा ये रिवीजन इसीलिए है जिससे कि हम अपने इस पूरे साइंटिफिक प्रोग्राम को पूरा रिवाइज करके और फिर एक अच्छी केयर मरीज को दे पाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एनके सोनी साहब। मुझे लगता है कि जितनी सरल भाषा में आपने कठिन विषय को सरल कर दिया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। एक प्रकार से आपने इतने कठिन विषय को, क्योंकि अभी भी ये बात माननी होगी हमें सभी को कि फिजिशियंस के लेवल पर इंसुलिन के प्रयोग को लेकर के बहुत सी धारणाएं अभी भी बाकी हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाया है। और इसमें आवश्यकता यह है कि इंसुलिन के प्रयोग को आपके तरह से सरल भाषा में बताया जाए, तब इंसुलिन का वांछित उपयोग वो कर पाएंगे। अभी ये देखने में आया है कि आवश्यकता होने पर भी इंसुलिन का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि इसमें 4 डब्ल्यू हैं। इन 4 डब्ल्यू को नहीं समझाता कोई कि डब्ल्यू पहला वाई क्यों दी जाए इंसुलिन, और दूसरा जब वाई हो जाए तो व्हेन कब दी जाए, क्या हमेशा दी जाए, और जब व्हेन मालूम हो जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर है विच, कौन सी इंसुलिन दी जाए। क्योंकि आज 10 तरह की इंसुलिन मार्केट में मौजूद है। मालूम हो डिजाइनर इंसुलिन को उन्होंने आईवी लाइन में मिला दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। और जब विच मालूम हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल जो आपने यक्ष प्रश्न की तरह था, आपने उसको बताया, वो था हाउ, कैसे दी जाए। आपने एक एक पॉइंट बताया कि कैसे प्रयोग करना है। मैं आरंभ करता हूं चर्चा का। हमारे साथ डॉक्टर पंकज अग्रवाल हैं जो कि एक प्रकार से युग पुरोधा है इस विषय में कि मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, जिस तरह से उन्होंने इसको प्रचार दिया है। और अभी मैं डॉक्टर एनके सोनी साहब से भी बात बताना चाहूंगा कि हमारे रेजिडेंट्स को वो हिंदी में इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा रहे हैं और वो सबको आगे पास कर गए हैं। इस समय सबसे पॉपुलर टीचर बन गए हैं केजीएमसी के अंदर, और डिमांड आ रही है कि उनका यूपी में लेक्चर कराया जाए। मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि भैया कोर्स डायरेक्टर तो ये हैं, साथ में मेरी भी थोड़ा बहुत सहयोग उनके हर एक उसमें। बहुत अच्छा आपने हिंदी में आज बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया। सर कुछ प्रश्न आए हैं लोगों के, मैं उनसे शुरुआत करता हूं, उसके बाद डॉक्टर पंकज अग्रवाल को बुलाऊंगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने पूरे अपने विषय में बताया कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट के में मधुमेह का नियंत्रण कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि हर व्यक्ति को मधुमेह है ये मान के चलो, अनलेस अंटिल प्रूव अदरवाइज। जब तक ये ना मालूम नहीं हो गया, जांच नहीं हो गई, तब तक मान के चलो कि डायबिटीज है। और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पूरे पूरे हॉस्पिटलाइज मरीज में कहीं पर भी ओएचए का कोई रोल नहीं है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए अस्पताल पहुंचते ही, या कुछ जारी रखी जा सकती हैं? देखिए, ये मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे लिए जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए जब वो किसी बीमारी में हॉस्पिटल में आता है तो जो उसकी शुगर रहती है, चाहे वो पहले से डायबिटिक हो, चाहे वो पहली बार यहाँ पता लगा हो, चाहे वो स्ट्रेस डायबिटीज हो, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है। कैटेकोलामीन्स काफी सेक्रेट होते हैं, हार्मोन्स काफी ऐसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो शुगर को बढ़ाने में सहायक रहते हैं। तो ऐसे में अगर वो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है तो उसकी शुगर जो फ्लक्चुएट करेगी, किसी भी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से हम बढ़ती घटती शुगर को तुरंत कंट्रोल कर लें, ये मुश्किल रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि फार्माकोकाइनेटिक्स में इंसुलिन का प्रयोग इसीलिए
हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस में है, क्योंकि अगर हम इंट्रावीनस दें तो 5 मिनट में उसका हाफ लाइफ खत्म हो जाती है। इतनी शॉर्ट हाफ लाइफ की कोई भी ड्रग नहीं है। तो हाइपोग्लाइसीमिया हम बचा सकते हैं, तुरंत हम बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां हमें रोकना हो रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गाइडलाइंस, ये गाइडेंस हैं, ये गाइडलाइंस भी नहीं, ये गाइडेंस हैं जो सही कंट्रोल के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है वो इंडिविजुअलाइज पेशेंट का रिस्पॉन्स और आपकी अपनी कैपेबिलिटी, आप कहां पर ज्यादा सक्षम हैं और कहां पर ज्यादा दक्ष हैं, जिससे कि आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, चॉइस आपकी रहती है। बड़ी गाइडेंस यही कहती है कि हमें इंसुलिन यूज करनी चाहिए, ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स को मिनिमम रखना चाहिए, जहां हटा सके हटाना चाहिए। इमरजेंसी में ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स का इतना रोल नहीं है, लेकिन जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो HbA1c के आधार पर हम उसका प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स साथ में इंसुलिन देनी है कि नहीं, या सिर्फ ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग्स पे चलेंगे। तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। जो आशंका लोगों के मन में थी या संशय थे वो दूर हो गए होंगे। अब मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ ऐसे प्रश्न अपने पूछें हमारे निवर्तमान प्रेसिडेंट डॉक्टर सोनी से, जो कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और हमेशा की तरह से डॉक्टर सोनी को सुनना हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है और हमेशा आप कुछ नया सीखते हैं। और वास्तव में मैंने भी आपकी स्लाइड्स में से बहुत सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं, क्योंकि अभी मुझे आगे इंसुलिन वर्कशॉप में यही बोलना है और इसमें पूरा प्रेजेंटेशन भेज दूंगा भाई। क्या बात है, आभार आपका। आप पहले भी हमेशा एक बहुत गाइड की एक बहुत महत्वपूर्ण बड़े भाई तो हैं ही, और साथ में प्रोफेशनल गाइड के तौर पे आप हमारे लिए खड़े रहते हैं। जो डॉक्टर नरसिंह वर्मा ने कहा विच, वाई, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ, और देखिए यही आपका मूल मंत्र लेके और हमने अपनी इंसुलिन वर्कशॉप को यहीं से शुरू किया था। तो हम लोग हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं, एक दूसरे में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। डॉक्टर सोनी, कितना समय है आपका, उस हिसाब से मैं आपसे फिर भी। मेरा समय तो पूरा हो गया भाई, ये तो 6:02 हो गए। तो एक आगे पंकज तुम चालू रहो, तुम आगे जो है इसको पूरे वार्तालाप को आगे ले जाओ, और उसमें जो है मेरा थोड़ा उसमें वहां से एक सिर्फ ये सवाल जो इसमें आया है, सिर्फ इसको मैं बता दूं, बाकी लोगों की तो सिर्फ तारीफें आई हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जो चैट बॉक्स में तारीफें हैं। आपके गाजियाबाद से ही है ये सवाल। ये डॉक्टर ओझा जी ने पूछा है, व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटलाइज्ड विथ हाई ब्लड शुगर एंड अनदर GDM। पंकज तुम ही इसका जवाब दो यार, इसमें भी लंबा, क्योंकि हमेशा यही है कि हमें ब्लड शुगर देखनी है, हमें शुगर जो है प्रेग्नेंट लेडीज में GDM में थोड़ा और टाइट कंट्रोल रखनी है, हमें 140 का क्राइटेरिया लेके चलना है, उसमें हमेशा इंसुलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस है। पंकज तुम खुद बता के चलो। जी, तो सूर्यांश जी, पहली बात तो विद अदर देन GDM, जो आपने कहा कि उसको GDM नहीं, कोई और वजह से प्रेग्नेंट लेडी वो एडमिट हुई है, और अगर उसको GDM नहीं है तो उस यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, अब उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी या नॉन प्रेग्नेंट लेडी, दोनों के मैनेजमेंट में तो मोर और लेस चीजें सेम ही रहेंगी। यहाँ हमें थोड़ा सुरक्षा का भाव और अधिक रखना है कि प्रेगनेंसी के साथ हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, जो कि हमारे फीटस के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, और सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया तो हमें हर एक में अवॉइड ही करना है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हम प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन अगर पहले से चल रही हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल हो सकता है मेटफॉर्मिन लेती हुई आई हो, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज हुई तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी मेटफॉर्मिन, ये डिपेंड करेगा उसकी मेडिकल कंडीशन पे कि वह हम उसकी मेटफॉर्मिन कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहते हैं या नहीं। यदि कोई सीरियस स्टेट नहीं है जिसमें हाइपोक्सिया के चांसेस ना हो,
तो जो हाइपोक्सिया ही हमारे लैक्टिक एसिडोसिस का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। तो अगर कोई हाइपोक्सिक स्टेट नहीं है तो मेटफॉर्मिन अदरवाइज कंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, सर्जिकल वजह से हम उसको करने जहाँ पे एनेस्थेटाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो फिर मेटफॉर्मिन हमें कम से कम 12 घंटे पहले स्टॉप करनी होगी। जहाँ तक इंसुलिन की बात है इन प्रेगनेंसी, तो हम लोग बहुत फैन हैं ग्लार्जिन इंसुलिन को यूज़ करने के एज बेजल इंसुलिन प्रेगनेंसी में, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेगनेंसी में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे केवल डेटामिर इंसुलिन ही अप्रूव्ड है। तो अगर अप्रूवल की बात करें तो वो डेटामिर ही है, लेकिन ग्लार्जिन हम लोग करते हैं, कन्वेंशनली सभी लोग करते हैं, लेकिन अप्रूव्ड केवल डेटामिर है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रेगुलर भी और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स भी दोनों यूज किए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नरसिंह वर्मा ने एक बहुत ही पते की बात कही कि अभी भी हम गलतियां क्या करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रेग्नेंट फीमेल आई या नॉन प्रेग्नेंट कोई व्यक्ति आया हॉस्पिटल में, हमें उसे ये डिसाइड करना है कि हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दें या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग दें। यह दोनों में डिफरेंस तभी है जब वो सबकुटेनियसली दी जा रही है, क्योंकि सबकुटेनियस इंजेक्शन देने में जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स हैं वो जल्दी वहां से हेक्सामेर से मोनोमर बन जाते हैं और मोनोमर जल्दी एब्जॉर्ब होकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत यदि हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दे रहे हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देते समय वह सीधे हम उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे चाहे वो रेगुलर इंसुलिन हो चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग हो, दोनों एक ही तरह से काम करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर डॉक्टर नरसिंह वर्मा ने इंगित किया कि इंट्रावेनस यूज हम जब भी कर रहे हैं तो हम रेगुलर इंसुलिन ही करें, तो हम वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग को इंट्रावेनसली देने से इन्फ्यूजन में कोई लाभ नहीं है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, जहाँ आपने प्रेगनेंसी को इंगित करके बात पूछी कि एक हमें लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग के रूप में डेटामिर का प्रयोग करना है, और शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग अगर हम इंट्रावेनसली दे रहे हैं तो हम रेगुलर इंसुलिन, अगर हम सबकुटेनियसली दे रहे हैं किसी भी पेशेंट में, प्रेग्नेंट फीमेल में जो कि ओरल इनटेक जिसका जारी है, तो हम मील्स के पहले दे रहे हैं, तो वहां पे हम रेगुलर इंसुलिन भी दे सकते हैं और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स भी दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन यूज इस बात पर निर्भर करता है कि उस पेशेंट की परेशानी क्या है, वह अपनी परेशानी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन के साथ मेटफॉर्मिन कंटिन्यू कर सकती है या नहीं। मेरे विचार से शायद आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है और सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। एक प्रश्न और आया है जो कि मैं सोचता हूँ मैं स्वयं इसका उत्तर दूंगा, फिर आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा। ये एक प्रश्न है कि क्या हम A1C को, जब मरीज पहली बार आया हॉस्पिटल में एडमिट होने, उस समय A1C कराया, उसके बाद दूसरा A1C कब कराए? तो देखिए A1C तो लंबे समय में 3 महीने में एवरेज बताएगा, तो उसकी कोई उपयोगिता हॉस्पिटल के अंदर भर्ती मरीज के इलाज में नहीं है। उसको दोबारा कराने का अस्पताल में कोई औचित्य नहीं है। और A1C के बारे में बहुत सी बातें जानना बहुत जरूरी है। हमारे भारतीय जो डॉक्टर हैं उनके मन में A1C को लेकर के अजीब सी चीज पैदा हो गई है मन में। A1C केवल आपको एवरेज बताएगा, A1C ये नहीं बताएगा जो पीक आए, जो ट्रफ आए, उनके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो जहां एक्यूट मसला है, 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, महीने भर की बात है, वहां A1C का कोई महत्व नहीं है। तो A1C अगर एक बार आपने अस्पताल में भर्ती होते समय कराया है तो आप भूल जाइए, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर कराइएगा। इतनी जल्दी दोबारा कराने का, खासकर अस्पताल में भर्ती मरीज को कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हमें नित्य प्रति कैसा ग्लूकोज चल रहा है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे इन्फेक्शन को, अस्पताल में दूसरे जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करने के काम आएगा। तो मुझे लगता है कि वहां पर ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर SMBG ज्यादा अच्छा है या बार बार ब्लड शुगर करना ज्यादा अच्छा है। एक प्रश्न आया है और जो मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर सोनी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में एक प्रक्रिया की आलोचना की, स्लाइडिंग स्केल। हमारे कुछ लोग जानना चाहते हैं कि स्लाइडिंग स्केल है क्या, तो ये डॉक्टर पंकज बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कुछ कहते हैं ना, लत लग जाती है, और लत जो बुरी लत होती है वो बड़ी जल्दी लगती है, सही लत लगने में तो लग जाए तो क्या कहने। लेकिन ये बुरी लत है जो हम लोगों को स्लाइडिंग स्केल की लगी हुई है।
मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, स्लाइडिंग स्केल हमारे और सिस्टर के वार्ड में या कंपाउंडर के, स्टाफ नर्स के, उसके आराम से सोने का एक जरिया है, और मरीज को उससे कोई लाभ नहीं होता, मरीज को सिर्फ और सिर्फ उससे हानि होती है। हमने पहले दिन उसका स्केल बना दिया कि 200 से ऊपर हो तो इतना, 250 से ऊपर हो तो इतना, 300 से ऊपर हो तो इतना। हमने ये सोचा कि हम 200, 250, 300 जाने क्यों दे रहे हैं? तो हमारा जो किसी का भी उपचार का उद्देश्य क्या है कि हम 200, 250, 300 तो जाने ही ना दें। तो हम पहले मरीज को बिगड़ने देते हैं और फिर हम उसको पीट के सुधारने का प्रयास करते हैं। तो यह, जिसके लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया डॉक्टर सोनी ने, रिएक्टिव फिनोमेना है। तो रिएक्टिव फिनोमेना, अच्छा पहले काम हो जाने दें, जैसे मैंने कहा पहले मर्डर हो गया, उसके बाद फिर हम पुलिस फोर्स को बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो हम वारदात होने ही क्यों दें? जब हम जानते हैं 140 to 180 हमारा टारगेट है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में, स्लाइडिंग स्केल तो हॉस्पिटल में ही देंगे, 140 से 180 टारगेट है, तो हम स्लाइडिंग स्केल बना रहे 200, 250, 300, 350 का, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि हम उस पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते, ये हमारा फेलियर है। तो स्लाइडिंग स्केल एक रिएक्टिव फिनोमेना है, जिसमें जब वारदात हो जाती है तब हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हमें प्रोएक्टिव होकर चलना है, प्रोएक्टिवली कि ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो हम पहले से क्या स्टेप लेके रखें। तो स्लाइडिंग स्केल, जैसे हमने बात हुई कि हमें जो पेशेंट ओरली अलाउड है उसको हमें बेसल बोलस रेजिम पे रखना है, जो पेशेंट ओरली अलाउड नहीं है उसके लिए हम क्या करें। जो पेशेंट ओरली अलाउड है उसमें तो हम एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देंगे, और तीनों टाइम बिफोर मील्स हम उसके बिफोर बोलस इंसुलिन देंगे। और जहां जो इसके लिए टर्म है करेक्शनल डोज, जो आया कि हम देख रहे हैं कि हमें 6 यूनिट बिफोर लंच देनी है, लेकिन शुगर है 350, हम ये भी जानते हैं कि 6 यूनिट 350 को कवर नहीं कर पाएगी, तो वहां पे हम करेक्शनल डोज देते हैं। 6 यूनिट देनी थी, हम उसको नोट करें कि इतना हमने यहाँ पे करेक्शनल एक्स्ट्रा एलिमेंट लिया। तो यह जो रेजिम है ये हमारा एक परिपाटी लेके चल रहा है, उस पर हम रोज रिवीजन करेंगे। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले दिन का जो हमने किया उसको देखना होगा, और उस पहले दिन की जो अनुभव है उसके आधार पे अगले दिन का हमें ट्रीटमेंट डिजाइन करना होगा। सुबह ही डिजाइन करें कि शाम तक अगर ऐसा होगा तो ये हम करेंगे प्रोएक्टिवली। यदि पेशेंट हमारा नील ओरली है और हम उसको, जैसे बात हुई कि 1 घंटे अगर बहुत सीरियसली इल है, आईसीयू में है, से लेके 4 घंटे पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमको ये वाली बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ हमको पहले दिन का जो अनुभव था उसके अनुसार अगले दिन का स्केल अपना रिवाइज करें, फिर 2 दिन के अनुभव के अनुसार पे तीसरे दिन का स्केल रिवाइज करें, फिर 3 दिन के अनुसार चौथे दिन का, क्योंकि हर पेशेंट की इंसुलिन सेंसिटिविटी अलग है और हमारा स्लाइडिंग स्केल सारे पेशेंट्स में सेम चलता है। तो स्लाइडिंग स्केल इज अ मिसकंसेप्शन, इट शुड बी फॉरबिडन, इट शुड बी डिस्कार्डेड, इट शुड बी बरीड। जैसा कि एक स्टार्ट बंड ने कहा था, इट शुड बी बरीड डीप इनटू द ग्राउंड। तो स्लाइडिंग स्केल की देखना, हम प्रोएक्टिव अप्रोच बेसल बोलस रेजिम पे शिफ्ट होने का प्रयास करें। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया, और मुझे लगता है स्लाइडिंग स्केल अब लोग भूल जाएंगे। और जो पर्चों में लिखा रहता है अक्सर, जो हमारे ओपीडी के पेशेंट है उसमें भी डॉक्टर अगर सोचता है मरीज बहुत दूर से आया है तो लिख देता है कि अगर तुम्हारी शुगर इतनी के ऊपर हो तो इंसुलिन इतनी कर देना, इतनी हो तो इतनी कर देना। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ पंकज अग्रवाल साहब से कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं मरीज से कहता हूँ कि भाई अगर मरीज बाहर का है और उसको मैंने इंसुलिन का एक रेजिम स्टार्ट किया है और उसको ऑब्जर्व किया है, तो मैं उससे कहता हूं कि भाई एक काम करना, तुम अपना जो इंसुलिन लगाने के पहले की जो हमारी इंसुलिन लगाने के पहले की जो रिपोर्ट है वो रोजाना हमको व्हाट्सएप कर, और उसको हम वॉच करेंगे। जो करेक्शन हमें करना होगा हम उसी पर लिख करके आपको भेज देंगे। तो उससे करेक्शन डेली का डेली हो जाता है, या सेकेंड डे हो जाता है, थर्ड डे हो जाता है। और मैंने देखा है कि 4-5 दिनों के अंदर वांछित डोज पहुंच जाती है। 1 या 2 बार जरूर हाई रहता है, क्योंकि दूर का मरीज होता है तो उसको बहुत करीब नहीं रहना चाहता। मैं एक केवल केस डिस्कस करना चाहता हूं पंकज जी से, और मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार के हमारे मरीज आते हैं। मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आया था, गांव का मरीज था, उसका वजन केवल 26 किलो था। 26 किलो वजन था, शुगर 900 थी।
बाइलेटरल फर्मिनेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो ग्लूकोमीटर से किया तो एचआई आया, वो तो उसके पास 900 की थी। तो मैंने कहा बाबा तुमको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। उसने पर्चा खींच लिया कि इंसुलिन नहीं लगवाएं। तो मैंने जो किया वो अमानवीय है, इलीगल है, लेकिन वो बाउंड्री मैं उस समय क्रॉस कर गया, यंग था, अब शायद मैं क्रॉस कर पाऊं। मैंने कंपाउंडर से कहा इसको बंद कर दो पीछे कमरे में, इसको इंसुलिन जबरदस्ती लगानी पड़ी। और उसको डराया, गांव का पेशेंट था हमारा, गांव के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। उसको कहा कि तुम सब जगह टीबी फैला रहे हो, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा, तुम लोगों को टीबी फैला रहे हो, इसलिए तुम्हें इंसुलिन लगाना जरूरी है। और जबरदस्ती उसको 10 यूनिट लगाई। 2 घंटे बंद रहने के बाद उसने कहा कंपाउंडर से कि भैया हम पेशाब करने जाएंगे, खोल दो। तो खोला गया तो उसने कहा इंसुलिन लगवाएंगे। हमें बड़ा अच्छा लगा। 900 वाले मरीज को 10 यूनिट में क्या होना था। मेरे रेजिडेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं सर, आप लगता है कि उम्र हो गई आपकी। मैंने उसको 10 ही यूनिट बीडी पर रख करके भेज दिया गांव। 1 हफ्ते बाद बुलाया और उसकी उस समय शुगर 185, रिक्वायरमेंट इतनी कम थी उसकी, तो इन्फेक्शन की वजह से और सब वजहों से इतनी ज्यादा शुगर बढ़ी हुई थी। तो बहुत आवश्यक है हमें डोज डिसाइड करने के लिए बार बार जांच करना। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है सर, आपके लिए है वो प्रश्न। उसके पहले मैं एक और चीज जानना चाहता हूं। कोविड के टाइम में आप महसूस कर रहे होंगे कि कोविड के समय में जितना फायदा डॉक्टरों ने पहुंचाया मरीजों को, उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बहुत से लोगों ने अखबार में आर्टिकल निकलवा दिया कि कोविड महसूस हो तो स्टेरॉइड खा लो। तो कोविड ठीक हुआ या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन डायबिटीज सबको। उन दिनों मैंने 600, 700, 800, 500 शुगर वाले बहुत मरीज देखे। तो ये प्रश्न उससे संबंधित है कि अगर कोई पेशेंट पहले से इंसुलिन ले रहा है और तमाम कोमॉर्बिडिटी के साथ भर्ती हुआ है कोविड में, तो क्या उसका इंसुलिन का रेजिम वही चलने दिया जाए? क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में स्पेशलिस्ट तो देख नहीं रहे, कोई भी डॉक्टर देख रहा है, जिस वार्ड में जो डॉक्टर की ड्यूटी लगी है वो देख रहा है, और राउंड लेने वाला डॉक्टर एक है और मरीज बहुत है। तो वही चलने दिया जाए इंसुलिन, या उसमें कोई करेक्शन करना होगा? इस संबंध में क्या गाइडेंस अपनाया जाए? देखिए यहाँ पे 2 बातें थोड़ी सी विरोधाभासी हैं। एक हुआ कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, और दूसरा हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में इससे किस प्रकार से तालमेल बैठाएं। तो अब पहले परिस्थिति की बात कर लेते हैं। हमारी परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है और डॉक्टर इस स्थिति में नहीं है कि वह न्याय कर पाए पेशेंट्स के साथ, या दुर्भाग्य से अगर वो इंसुलिन के प्रति उतना ज्ञानवान नहीं है, तो देखिए बेहतर होगा जिस पे चल रहा था कम से कम वो लेता रहे, उसी को हम अप टाइट्रेट करते जाएं उस रेजीम को, क्योंकि वह उसके ऊपर सेट था और उस पर वो कंट्रोल्ड था। तो कम से कम उसी ट्रीटमेंट पे, उसी डोजेस को, उसी रेजिमेंट को हम अप टाइट्रेट करके अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करें, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड एक हमारे ऊपर रेजिम था। अब बात करते हैं क्या होना चाहिए। तो देखिए जब भी हम, सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है, जो हमारा सबसे कॉमन रेजिमेंट है कि हम ट्वाइस डेली 30-70 एक प्रीमिक्स इंसुलिन हमारे अधिकांश मरीज उस पर चलते हैं। अब कोविड हुआ, कई सारी कोमॉर्बिडिटीज हुई, सेप्टिसीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, तो उसमें ट्वाइस डेली तो काम करेगी बढ़िया। तो उस केस में हमें बेजल बोलस या आईवी इन्फ्यूजन इस पे शिफ्ट होना होगा। तो समय की मांग ये है, परिस्थितियों की मांग ये है कि हम इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी उस पेशेंट को दें, उसकी परेशानियों को देते हुए, यदि बहुत बड़ा है इसमें, यदि हम सक्षम हो, यदि हमारा जो स्टाफ है उसको कंप्लाई कर लेने में वो सक्षम हो, तब हम ये एग्रेसिव ट्रीटमेंट दें। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे एक रिलेटिव को सीवियर हुआ और मैं देखने उनको पटना पहुंच गया। डायबिटिक हुई, सीवियर के साथ डायबिटीज उनकी फ्लेयर अप हुई। बाहर बैठा हुआ था मैं आईसीयू के अंदर, से खबर आई कि भाई शुगर 300 हो गई। तो वो वही स्लाइडिंग स्केल कर रहे थे। 20 साल पहले की बात है। मैंने कहा स्लाइडिंग स्केल क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, आप ऐसे ऐसे करिए। कहते डॉक्टर साहब हम नहीं करते, आप जिम्मा लेंगे? हमने कहा बिल्कुल लूंगा। अच्छा थोड़ा सा कभी कभी क्या है, वही जो आपने कहा कि जवानी में आदमी ताव खा जाता है, हमने कहा बिल्कुल लूंगा, आप कंसल्टेंट छोड़िए, जो आपके देख रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 2 घंटे बाद खबर में आ गई कि 40 पहुंच गई शुगर, क्या करना है।
अब मेरे काटो तो खून नहीं, क्योंकि जो रिश्तेदार थे वो सब मेरे ऊपर दोष रहे कि तुमने 300 करने गए थे 40 लेके अम्मा मरने वाली हमारी। तब मुझे समझ में आया कि जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं, हम उनके स्टाफ के हम बहुत ज्यादा हम लोग फैमिलियर नहीं थे एक दूसरे से, उनकी कार्यक्षमता को नहीं जानते थे, कितना मॉनिटर करेंगे कितना देंगे हम नहीं जानते थे। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा अपने डॉक्टर को बुलाओ, उससे काम करवाओ, क्योंकि उसके तरीके से तुम वाकिफ। तो परिस्थितियां बदलने पे सारी विद्वता धरी रह जाती। तो हमें ऐसे पेशेंट को तो कायदे से, अगर जो आपने स्थिति रखी है कि उसको कोविड हुआ, इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है उसको सेप्टिसेमिक फेज में हो और हाइपोक्सिक फेज में हो, उन परिस्थितियों में हमें उसे बेसल बोलस या आईवी इंसुलिन थेरेपी पे रखना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे हमारे यहाँ इंसुलिन पंप नहीं है। कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप जैसे इंसुलिन, जैसे कोई भी इन्फ्यूजन चलाते हैं, वैसे उसी तरह से इंसुलिन का इन्फ्यूजन चला सकते हैं। थोड़ा हम सहायता ले सकते हैं पीडियाट्रिक ड्रिप सेट लेके, ज़्यादा माइक्रो टाइट्रेशन हो जाएगा उससे अपने नॉर्मल आईवी ड्रिप की जगह। तो पीडियाट्रिक ड्रिप सेट लें, और पीडियाट्रिक ड्रिप सेट की जो कैपेसिटी है 20 ml, तो 20 ml में 20 यूनिट इंसुलिन का इन्फ्यूजन बना के और उससे काम चला लें। उससे हम अपना मॉनिटरिंग कर लें अगर हमारे पास आईवी इन्फ्यूजन नहीं है तो। जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया है कि परिस्थितियों से तालमेल बिठाना पड़ेगा जैसी स्थितियां होगी। लेकिन बहुत अच्छा ये भी है कि अगर हम ऐसे मरीजों को बेसल बोलस पर रखते हैं, बेसल बोलस पर तो ज़्यादातर अस्पताल में जो स्टाफ है वो रख सकता है। इन्फ्यूज़न को लेकर के जरूर ट्रेनिंग की थोड़ी ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर जिसने कभी इन्फ्यूज़न नहीं दिया है वो उसको थोड़ा सा समस्या आ सकती है। लेकिन निश्चित रूप से इन्फ्यूज़न बहुत अच्छा तरीका है, और उस समय एक्यूट फेज में वही सबसे अच्छा तरीका है। आपको इंटरप्ट करके मैं एक बात यहाँ कहूँगा, इन्फ्यूजन में एक बहुत अच्छा जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ फिनोमेना, जो बात अभी डॉक्टर सोनी ने कही, 5 मिनट हाफ लाइफ याद रखिए। तो आपका पेशेंट अगर रिस्क पे आया तो वो 5 मिनट से 10 मिनट के लिए आया बस। क्योंकि अगर जैसे ही आपने आईवी इन्फ्यूजन बंद किया, वो इंसुलिन आपकी 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ में तो एक्शन फिनिश हो जाता है, और एक हाफ लाइफ में 50%, 2 हाफ लाइफ में 25%। तो 2 हाफ लाइफ मतलब 10 मिनट के अंदर वो पेशेंट, 4 मिनट हम लोग कहते हैं तो 8 मिनट में वो पेशेंट आउट ऑफ दैट हाइपोग्लाइसेमिक फेज ऑफ इंसुलिन हो गया। और स्विच ऑन, जैसे ही आपने इन्फ्यूजन शुरू किया तुरंत उसने वो हटाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आईवी इंसुलिन थेरेपी का। डॉक्टर भूपेश चंद्र पांडे कह रहे हैं कि पीडियाट्रिक सेट वाली जो बात आपने बताई उसे दोबारा बता दें, पूरी तरह सुन नहीं पाए। तो जैसे आईवी इन्फ्यूजन सेट में हम क्या करते हैं कि उसमें एक मोटर है और उसमें लगी हुई है 50 ml की सिरिंज। 50 ml सिरिंज में हमने 50 ml नॉर्मल सलाइन लिया, उसमें 50 यूनिट हमने इंसुलिन डाली, और उसको तो 1 यूनिट पर ml का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें फिर से मैं उसी बात को रिपीट करूंगा जो डॉक्टर सोनी ने कहा। पहले आप 10 ml नॉर्मल सलाइन लीजिए, उसमें आप 10 यूनिट इंसुलिन डालिए, उसको पूरा खोल के और पूरा बंद करके 2-3 बार हिला डुला के, जिससे उसकी इंसुलिन जो है प्लास्टिक ट्यूबिंग में उसमें अंदर पूरे में कोट कर जाए, और फिर आप उस 10 ml को उस इन्फ्यूजन सेट से वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि जो इंटरनल लाइनिंग होती है इन ट्यूबिंग की और सिरिंज की, उसमें इंसुलिन की कोटिंग हो जाए। अब आपने 50 ml में सॉल्यूशन तैयार किया, और उसको 1 यूनिट पर आवर की स्पीड से अगर आप 1 ml पर आवर की स्पीड से दे रहे हैं तो 1 यूनिट पर आवर आपका इन्फ्यूजन जा रहा है। वो तो बहुत स्मार्ट पंप है, तो वह आपको 1 ml पर आवर की जो रेट डिसाइड करने की लिवरेज देता है। लेकिन हम अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं पंप ना होने के कारण से, तो नॉर्मल जो हमारा ड्रिप सेट है उसमें तो बहुत मोटी मोटी बूंद गिरती है। अगर हम पीडियाट्रिक ड्रिप सेट ले लें तो उसमें जो पिपेट जो उसकी ड्रॉप है वो बहुत माइक्रो ड्रॉप होती है, तो उससे हम ड्रॉप काउंट करके रेट ऑफ इन्फ्यूजन काफी हद तक हम एक्यूरेसी के साथ में डिसाइड कर सकते हैं। तो पीडियाट्रिक ड्रिप सेट में क्या हुआ, आपने बॉटल ली, बॉटल के नीचे पीडियाट्रिक ड्रिप सेट लगाया, तो उसका चैम्बर आपने फुल किया, चैम्बर में जो 20 ml सलाइन आया, 20 ml में 20 यूनिट इंसुलिन डाल दी और उसको चला दिया। तो अब उसमें आप माइक्रो
ड्रॉप्स जो उसकी स्मॉल ड्रॉप्स होती है उससे गिन के और आप रेट ऑफ इन्फ्यूजन सेट कर सकते हैं, उसको जब चाहे उसको घटा बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने इसको बताया। मेरे ख्याल से लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। एक प्रश्न आया है जो कि बहुत बार पूछा जाता है और वो मेरा ख्याल है चला आ रहा है अनंत काल से। आपके पास प्रश्न आ कहाँ से रैंडम, मुझे कोई नहीं दिख रहा। Q&A में है, Q&A में है ये सवाल। इसमें इन्होंने पूछा है कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग पर कितना विश्वास करें। हमारे पास ऑप्शन क्या है? Q&A का ऑप्शन है, Q&A रिकॉर्ड के बगल में। मैं इनके प्रश्न का जवाब दे रहा था कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हम, अच्छा ओके, तो ऑप्शन या तो हम लैब के चक्कर काट काट के सैंपल दे दे के और उसके बाद 6, 8, 10, 12 घंटे वेट करें और तब हम कराएं। अब जो रिजल्ट है उस पर काम करें। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने टेस्ट सुबह किया, रिपोर्ट शाम को ली और तब हम काम क्या करें, अब तो सारा दिन निकल गया। या जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो ग्लूकोमीटर दे रहा है उस पर विश्वास करें। जो अच्छे आजकल के मॉडर्न ग्लूकोमीटर हैं वो कैलिब्रेटेड, वह जो लैब से वैल्यू आती है वो उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके वैल्यू देते हैं। अदरवाइज बहुत सारे इफ एंड बट हैं लैब वैल्यू में, जो कि होल लैब वैल्यू में क्या हुआ, होल ब्लड लिया लेकिन उसमें से सेपरेट किया प्लाज्मा और प्लाज्मा ग्लूकोज मेजर किया। हमने ग्लूकोमीटर में क्या किया कि होल ब्लड डाला, होल ब्लड ग्लूकोज मेजर किया। तो एक तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, प्लाज्मा जो हम होल ब्लड ड्रॉ करते हैं वो यूजुअली हम ड्रॉ करते हैं एल्बो से, और जो हम कैपिलरी ब्लड लेते हैं वो यूजुअली कैपिलरी से लेते हैं और फिंगर से। तो जब वो यहाँ एल्बो से चल के ब्लड जब तक कैपिलरी में आया और कैपिलरी से चल के जब तक वापस गया तो रास्ते में बहुत सारा ब्लड से ग्लूकोज ड्रॉ की गई। तो कैपिलरी ग्लूकोज हायर होती है वेनस ग्लूकोज से, नंबर 1। और होल ब्लड ग्लूकोज लोअर होता है वेनस प्लाज्मा ग्लूकोज से। तो इन दोनों चीजों का जो चेंज है, कभी भी हमको कायदे से तो कैपिलरी ग्लूकोज तो वेनस ग्लूकोज को हमें कंपेयर करना ही चाहिए क्योंकि दोनों चीजें ही अलग अलग है। लेकिन जो हमारा आजकल के ग्लूकोमीटर्स हैं वो कैलिब्रेटेड है इस प्रकार से कि वह जो मेजर करते हैं उसको प्लाज्मा ग्लूकोज के अनुसार उसको मॉडिफाई करके तब वैल्यू देते हैं। और इसके बावजूद 5 to 7% का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है, लेकिन उसके भी बावजूद 10, 15, 20% का खूब देखने को मिलता है। ये मेरे ख्याल से आप हमें सपोर्ट करेंगे। वो ऐसा दिमाग घूमता है कि हम इन दोनों में किसको सही माने। तो देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है किसको सही माने, जिस पे विश्वास हो उसको सही माने। एक राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, वो वाली बात है कि किसी एक को पकड़ के आप कंट्रोल करने पे चलिए, उसको सही मानिए और काम करिए, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा बताया डॉक्टर पंकज अग्रवाल आपने। एक और बात है इसके साथ जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि ग्लूकोमीटर में आपको संदेह है तो फिर कर लीजिए, पैथोलॉजी में संदेह है तो दोबारा करने में बहुत समय लगेगा। तो आप कई बार करके अपने संदेह को मिटा सकते हैं। और ग्लूकोमीटर के सेल वीक हो गए हैं तो बदल सकते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो ग्लूकोमीटर स्वच्छंदता देता है जो कि पैथोलॉजी नहीं देती। और एक बात फिर मैं इसमें यहाँ पे और भी जोड़ दूं कि अगर आपको लैब पे डाउट है तो ग्लूकोमीटर ज्यादा रिलायबल है। ज्यादा रिलायबल, यही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा रिलायबल। क्योंकि लैब में भी जरूरी नहीं, क्योंकि ह्यूमन एरर लैब में भी खूब होती है। तो अगर लैब रिलायबल है तो लैब इज स्टैंडर्ड, लेकिन लैब अगर अनरिलायबल है तो ग्लूकोमीटर इज मोर स्टैंडर्ड। तो मुझे लगता है कि समय अपना काफी आगे निकल चुका है। हम लोग देर में शुरू कर पाए आज, तो पहले तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की तरफ से जो 4 मिनट की देरी हुई, और थोड़ा मैं कम्युनिकेट करने में, चूंकि मैं बाहर था, आज ही लौटा हूँ बाहर से, तो मैं जल्दी उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि कैसे पहले फैकल्टी लिंक को खोलना है। सबको लेकर के थोड़ी समस्या हुई और जो आगे नहीं होगी। आपकी सक्रियता तो दाद देने वाली है, आप हमेशा एवर रेडी रहते हैं और हमेशा उपलब्ध। गोवा से आज ही मतलब कल ही लौटा हूँ तो जल्दी नहीं कर पाया। और तो आज डॉक्टर पंकज अग्रवाल हमारे इसके बाद जो प्रोग्राम होगा, आलोक गुप्ता जी के बाद और मनोज के बाद पंकज जी का नंबर है, तो मैं उनसे कहूंगा कि अपना टॉपिक वो पहले से हमें बता देंगे और तो उसको हम लोग उसके हिसाब से। तो आपने बहुत अच्छा मुझे सजेस्ट किया था कि 10 कॉमन एरर्स इन डायबिटीज, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसी पे रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब और कोई प्रश्न भी नहीं है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, मधुमेह के विषय में बात करने चलो तो समाप्त नहीं होती, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए, डॉक्टर पंकज अग्रवाल के समय की सीमा को देखते हुए
डॉक्टर संजय अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं एक बार देखता हूं कि वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर संजय जुड़े तो हैं। डॉक्टर संजय, प्रकट होइए। आप धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे? चलिए मैं खुद ही कर देता हूं। वो जुड़े हैं लेकिन अभी, हाँ आ गए। एनीवे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर एनके सोनी को, जिन्होंने इतना समय निकाला और बहुमूल्य समय के साथ बहुत अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त किए, जो बहुत ही जरूरी है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है आप सबने न्यूज पढ़ी हो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकार विचार कर रही है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो। तो मुझे लगता है सरकार को ये कंसेप्ट जो मिला है वो एमसीएस से मिला है। एमसीएस को देख करके उनके दिमाग में आया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदी में पढ़ाई हो। और ये आपने बहुत आगे की बात कह दी, लेकिन इसके विषय में और हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, यह मार्गदर्शन आप अवश्य कीजिएगा। बहुत आवश्यक है। और मैं डॉक्टर पंकज आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हमारे पीजी जुड़े हुए हैं, उनमें डॉक्टर सुषमा स्वराज, वो हिंदी एक वर्ड नहीं जानती थी और अब वो हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बात करती है। तो धीरे धीरे आपकी हिंदी उन्होंने पकड़ ली है और बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं उसको। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज के कार्यक्रम को बहुत सजीव बनाया और बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए और कुछ प्रश्न सामने रखे, अपनी टिप्पणियां दी। इसी प्रकार से पाठशाला जीवंत रहे, आगे चलती रहे और आज सबसे अधिक संख्या में लोग जुड़े, इसके लिए भी डॉक्टर पंकज अग्रवाल काफी हद तक उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप को जोड़ा है तो एकदम से हमारी संख्या तेजी से बढ़ गई। लेकिन ये बहुत कम बढ़ी। मैं और प्रयास करूंगा कि अभी तो इसके 10 गुने और हैं। अभी हम 100 नहीं पहुंच पाए हैं, 80 तक पहुंच कर रुक गए हैं, तो 100 होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देते हुए, अपने सभी लिसनर्स को सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करते हैं हम लोग आज की पाठशाला। और अगली पाठशाला का इंतजार करिए। 6 तारीख को अगली पाठशाला होगी और 6 तारीख को डॉक्टर आलोक गुप्ता, जो गोरखपुर के डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो अपना जुड़ेंगे और उसके विषय पर बात करेंगे। ये भी सभी सामने आ जाएगा। और उसके बाद फिर 21 तारीख को है और उस 21 तारीख को डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने कहा है वो बात करेंगे। और फिर 6 तारीख जब आएगी तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। तो ये पाठशाला महीने में 2 बार होती है, इसी तरह चलती रहेगी तमाम प्रकार की व्यस्तताओं के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी जुड़ने वालों का और डॉक्टर पंकज अग्रवाल।